स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई टेल यू द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट, सबसे पहला रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, सूट फॉर डिक्लेरेशन। एंड लास्ट, सूट फॉर इंजंक्शन। ये पांचों टॉपिक्स आने वाली इन वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो वीडियोस हैं इसका पर्पस सिर्फ इतना है जिससे कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिले। इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ा पाएंगे इन यूट्यूब वीडियोस के अंदर, क्योंकि उनके लिए आप चाहो तो हमारे जुडिशरी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, बट एक बेसिक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा इन सभी टॉपिक्स के बारे में, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। So we'll start with our first topic, recovery of possession of immovable property under the Specific Relief Act 1963। देखो SRA, सबसे पहले आप समझो SRA एक इक्विटेबल रिलीफ्स के बारे में हमें बताता है। रिलीफ्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विटी, जो कि इंग्लैंड के इक्विटी कोर्ट से ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया के अंदर इक्विटी कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स अलग अलग नहीं है, इसलिए इक्विटी पावर सिविल कोर्ट के पास ही दे रखी है। एंड वो जो इक्विटी रिलीफ्स हैं, रिलीफ्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विटी, वो एसआरए के अंदर हमें मिल जाते हैं। एसआरए के अंदर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 बात करते हैं। देखो सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक रेगुलर सूट के बारे में बताता है, जबकि जो अगर इक्विटेबल रिलीफ की बात करें तो वो हमें सेक्शन 6 के अंदर मिलता है एसआरए में। सपोज मेरी प्रॉपर्टी से मुझे किसी और ने डिस्पोजेस कर दिया है। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस कैसे क्लेम करूं, इसके लिए सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हमें हेल्प करेगा। सेक्शन 5 एसआरए जो कि ऑर्डिनरी सूट्स की बात बताता है, जिसमें कोई इक्विटी रिलीफ नहीं है। इक्विटी रिलीफ जो कि एक्चुअल एसआरए का जो इक्विटेबल रिलीफ है वो सेक्शन 6 में दे रखा है। सेक्शन 5 ऑर्डिनरी रिलीफ के बारे में बताता है। सेक्शन 5 को हमें आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल आप ओपन करना, आर्टिकल 65 और 64 पढ़ लेना, और उसके साथ सेक्शन 5 पढ़ लेना। आपको काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे ऑर्डिनरी सूट फाइल होगा। उसके अंदर 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है एक सिविल सूट फाइल करके, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन टाइटल। मतलब सूट के अंदर मैं जब सूट फाइल करूंगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जिसने मुझे डिस्पोजेस किया है, जो कि ट्रेसपासर है, उसके अगेंस्ट जब मैं सूट फाइल करूंगा तो मुझे अपनी ओनरशिप पहले प्रूव करनी पड़ेगी, दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर आई एम हैविंग द राइट टू पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उसके बेसिस पे सेक्शन 5 के थ्रू मैं सूट फाइल करके अपने पोजेशन को रिकवर करूंगा। पर यहां दिक्कत यह आएगी, मुझे ओनरशिप को प्रूव करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली ऑपोजिट पार्टी भी अपनी ओनरशिप रेज करेगा। अब 64 और 65 में थोड़ी सी डिस्टिंक्शंस हैं यहाँ पे, जिसको आप 64-65 जब पढ़ोगे आर्टिकल्स तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द मेन रिलीफ जो कि इक्विटी रिलीफ है, जो कि पोजेशन सेक्शन 6 के थ्रू हम क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है एंड बहुत आसानी से हमें पोजेशन वापस मिल सकता है। देखो सेक्शन 6 के अंदर कॉज ऑफ एक्शन जो बनता है दैट इज पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन। मतलब मुझे बस इतना बोलना है कोर्ट में जाकर के कि सर मेरे पास इस प्रॉपर्टी का पोजेशन था एंड डिफेंडेंट ने मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया। नाउ हु इज द ओनर, कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के सामने नहीं तो मैं अपने ओनरशिप को प्रूव कर सकता हूं, और नहीं ट्रेसपासर, खैर वो तो ओनर भी नहीं है, पर वो भी इस चीज को डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा। सो नहीं तो प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी ओनरशिप को प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकते। एसआरए के सेक्शन 6 के अंदर सिंपल सूट फाइल होगा, सूट बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन। पहले पोजेशन था, आई वॉज इन अ सेटल्ड पोजेशन एंड डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस किया। बस इतना मुझे प्रूव करना है, एंड दैट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी टू प्रूव। इसको मैं अगर जैसे ही प्रूव करूंगा उसके बेसिस पे मुझे रिलीफ मिल जाएगा। पर यहां पर लिमिटेशन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स है। मतलब जिस टाइम मुझे डिस्पोजेस किया, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सूट फाइल करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सूट ऑफ सेक्शन 6 गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम फाइल नहीं कर पाएंगे। हां, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था, नॉट एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो फिर उस केस में तो हम फाइल कर ही सकते हैं। इसके ऊपर पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखोगे क्वेश्चंस आ चुके हैं।
ठीक है। सो ध्यान रखना, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट तो नहीं कर पाएंगे अगर वो गवर्नमेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम मुझे डिस्पोजेस करता है। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट सर्वेंट जिस टाइम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था, नॉट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो और उसने मुझे डिस्पोजेस करा, तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट भी केस फाइल कर पाऊंगा सेक्शन 6 में, क्योंकि फिर तो कोई बार ही नहीं बची ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 6 का रिलीफ और सेक्शन 5 के रिलीफ में क्या फर्क है। सेक्शन 5 आई एम अगेन रिपीटिंग ऑर्डिनरी सूट बताता है, सेक्शन 6 इक्विटेबल रिलीफ बताता है। सेक्शन 5 का जो सूट है उसके अंदर दैट इज बेस्ड ऑन टाइटल, प्लेंटिफ अपना टाइटल प्रूव करेगा, डिफेंडेंट अपना टाइटल प्रूव करेगा, कोर्ट दोनों टाइटल्स को चेक करेगा कि किसके एक्चुअली ओनरशिप प्रूव हो रही है, उसके फेवर में कोर्ट पोजेशन का रिलीफ दे देगा। जबकि सेक्शन 6 के अंदर ओनरशिप या टाइटल का कोई डिस्प्यूट वैसे भी रेज किया ही नहीं जा सकता, ना तो कोई प्लेंटिफ रेज करेगा और ना ही डिफेंडेंट उसको डिस्प्रूव करेगा। इसीलिए और ओनरशिप प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, इट इज नॉट इजी टू प्रूव, एंड देयरफॉर वो सारा टाइम हमारा यहां पे सेव हो जाएगा। इसलिए बहुत फास्टर रेमेडी है सेक्शन 6 के अंदर। और सेक्शन 6 का जो सूट है ये एक ट्रेसपासर भी फाइल कर सकता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे एक पर्सन लेट्स सपोज ए ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया। अब क्या हुआ, अब मैं डिस्पोजेस्ड हूं, वो ट्रेसपासर है, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर है, मैंने ए के अगेंस्ट इलीगली मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया, किसी तरीके से अपनी मसल पावर का यूज करके मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब मैंने प्रॉपर्टी, मैं तो ओनर ही हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया। अब ट्रेसपासर मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा कि सर आई वाज इन अ सेटल्ड पोजेशन, और मैंने मतलब जो ओनर है उसने मुझे डिस्पोजेस करा है इलीगली। एंड मैं यहां पर इस सूट के अंदर जितना मर्जी बोलता रहा हूं कि मैं ओनर हूं, कोर्ट तो मेरी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि ओनरशिप तो यहां पे रेज ही नहीं कर सकते। एंड इसीलिए ये जो सूट है ये ट्रेसपासर के फेवर में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पोजेशन था और मैंने उसको इलीगली डिस्पोजेस किया है। इसीलिए सेक्शन 6 बेसिकली डेटरेंस क्रिएट कर रहा है दैट डू नॉट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स। अगर आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है एंड इफ यू आर द ओनर, यू फाइल द सूट on the basis of your previous possession, not on the basis of ownership, but on the basis of previous possession and subsequent dispossession. अब जब ट्रेसपासर ने प्रॉपर्टी मेरे से ले ली सेक्शन 6 के अंदर, अब मैं क्या करूं, अब मुझे सेक्शन 5 में ऑर्डिनरी सूट फाइल करना पड़ेगा उस ट्रेसपासर के अगेंस्ट, जिसमें मुझे अपनी ओनरशिप प्रूव करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट यस प्रॉपर्टी तो यस मिल जाएगी। आई होप समझ में आया होगा आपको सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के बारे में कि कैसे पोजेशन को हम रिकवर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड बचे हुए जो एसआरए के टॉपिक्स हैं एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।